नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज बड़ी खबरों का दिन है व्यूअर्स। मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, देखिए 2-4 बड़ी खबरें हैं और इसी वक्त आ रही हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आज सरकार वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने वाला बिल रखने जा रही है। यानी वक्फ की संपत्तियों को जो रेगुलेट करता है कानून हमारे देश में, सरकार उसमें 44 संशोधन करके एक बिल पेश करने जा रही है और इस पर हंगामा बिल पेश होने से पहले ही शुरू हो चुका है। ज्यादातर बल्कि सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन से संशोधन हैं, किन बिंदुओं पर ज्यादा ऐतराज किया जा रहा है। हालांकि जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें बिल में क्या है से ज्यादा केवल यह बताया जा रहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, मोदी सरकार एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने पर तुल गई है और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से एक मुस्लिम समाज के अंदर एक दुर्भावना पैदा की जाए। मैं आपको पहले लोकसभा की कार्रवाई दिखाई देता हूं क्योंकि 1 बजे यह बिल पेश होना था। देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर जमीन देने वाले हेमा मालिनी बोल रही है किसी और विषय पर, लेकिन ये बिल 1 बजे पेश होना था तो 1:02 हो रहा है अभी। तो कभी भी ये बिल संसद के अंदर पेश हो जाएगा और ये लिख कर रखिए कि हंगामा होना तय है इस बिल पर। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि इस बिल में आखिर क्या किया जा रहा है, मंशा क्या है सरकार की, ऐतराज क्या हो रहा है। इसमें मैं आपको बहुत सारे बयान दिखाऊंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो विनेश फोगाट को लेकर है। हमारी रेसलर विनेश फोगाट जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला था। जिस कैटेगरी में वो खेल रही थी उसमें जो जिस वजन पर उनको आना था वो नहीं आ पाई उस पर। अब इस पर जिस किस्म की राजनीति हमारे देश में हुई है, मुझे नहीं लगता इससे नीचे कहीं जाने का रास्ता बचा हुआ है। एक खिलाड़ी, उसके बारे में कोई सोचे कि उस पर क्या बीत रही होगी। लगे हैं पीछे से सारे लोग, साजिश हो गई, मोदी ने साजिश कर दी। तरह तरह के कार्टून, तरह तरह के मीम, तरह तरह के बयान। पहले यह कहा जा रहा था कि भाई वहां जो उनके साथ लोग थे उनमें से किसी ने गड़बड़ करी। अब साबित हो गया क्योंकि पीटी उषा ने, जो डॉक्टर गए थे वहां पर, उनके साथ सबने बता दिया भाई हमने कितने प्रयास किए। फिर दूसरा बिंदु लाया जा रहा है वो ये कि अरे ये तो 50 किलो में खेलने वाली खिलाड़ी नहीं है, तो 53 में खेलती थी, लेकिन 53 में आपने दूसरे एथलीट को भेज दिया, अंतिम पंघल को भेज दिया। अंतिम पंघल भी बड़ी, वैसे वो कहानी दूसरी है, वो उनको लगभग वहां से जो डिपोर्ट ही हो गई ऑलमोस्ट। अब जी हाँ, वो बताऊंगा। लेकिन अभी लोकसभा में देखिए हंगामा, पहले ही शोर शराबा। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको 1-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो 2 मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Fund, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, whether, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple, there was some board.
Anybody can believe that Temple Devastation Board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. There in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir. Basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody knows that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this clause. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. Therefore, traditionally it is one. My point is that every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. Shri Mohi Bulla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया
सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। ये रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency in city Kolkata, I have huge number of Muslims and full of waqf properties and everything. I am little aware, I will speak only few points, that it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated. देखिए अभी सुदीप बंदोपाध्याय बोल रहे हैं, संसद में लोकसभा में वक्फ का बिल पेश किया जा चुका है। किरण रिजिजू मंत्री उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद से आप देखिए जो बातें हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले खड़े हुए केसी वेणुगोपाल, केरल से आते हैं, सांसद हैं, महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने क्या क्या कहा कि ये धर्म का पालन करने की आजादी के खिलाफ है, ये संविधान पर हमला है, तमाम बातें इन्होंने कही हैं। कहा आप चुनाव के लिए ला रही हूं कि महाराष्ट्र हरियाणा का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा बताइए, आपने इसमें जो वक्फ काउंसिल होता है उसके अंदर गैर मुसलमानों को भी शामिल कर दिया है, वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। तो आप सोचिए जो अयोध्या के लिए ट्रस्ट बना हुआ है उसमें क्या कोई और किसी मजहब का आदमी, धर्म का आदमी हो सकता है क्या? इस तरीके की बातें हुई। फिर खड़े हुए रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला साहब, उन्होंने जो बोला शुरुआत में वो एक अपनी तरह, आखिरी ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने एक लाइन में अंत में कह दिया, ऐसा ना हो कि फिर जनता सड़कों पर आ जाए। देखिए यही है मुद्दा, असल में यही है। आप पार्लियामेंट के अंदर जितना विरोध करना है कीजिए, सरकार के पास हक है कानून बनाने का, वो लेके आइए, आपकी जिम्मेदारी। आपको पसंद नहीं, आप वहां पर उसको चैलेंज कीजिए। आपको लगता है इसके अंदर और संशोधन होने चाहिए या ये गलत है जो ये कर रहे हैं, आप उसको कमेटी में डलवाइए। ये पार्लियामेंट्री तरीका है। पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कोई सांसद ये कहे कि सड़क पर जनता उतर आएगी इस कानून के खिलाफ, इसका क्या मतलब है? आपका काम है वहां पर अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको रोकना, और यहां से लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये बिल कानून नहीं बन जाएगा, इसको फिर राज्यसभा में जाना है। यहां अगर मेजॉरिटी है सरकार के पास तो राज्यसभा में नहीं है,
वहां अभी बहुत कुछ किया जा सकता है पार्लियामेंट्री तरीके से, लेकिन पहले ही आप जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये तुम्हारे मजहब के खिलाफ है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, प्रॉब्लम इससे है। ये आप कैसे कह सकता है? कोई सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बात कैसे कह सकता है? अभी आप उसके बाद और लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग इस पर तब तक बात कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल के जरिए करा क्या जा रहा है, कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, संजीव चौगांवकर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने सुनी लिया खैर जो बातें हुई हैं हर्षवर्धन जी, भाई सड़कों पर उतरना है जनता, ये बात डराया जा रहा है इससे। देखिए, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम लोगों को डरना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस क्या कर रही है, कि ढेर सारे ऐसे लोग 5 अगस्त से लगातार कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर जाएगी। इल्तिजा मुफ्ती पूछ लेती है कि लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है या नहीं है। सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा, मणिशंकर अय्यर, बहुत से ट्रोल, बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो बाकायदा कह रहे हैं। संजय सिंह उस तरह की बात करते हुए दिखते हैं और उसके बावजूद आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो डरना तो दूसरों को चाहिए ना, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कोट अनकोट अमन पसंद नागरिक। इसके अलावा सब कोई कुछ भी करे। और कैसी बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको ये बोलते हुए? क्या इस देश के हिंदुओं पर मुसलमानों को इतना भरोसा भी नहीं रहा कि अगर वक्फ में एक मेंबर हो जाएगा तो वो सब खा जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? क्या जब कुंभ मेला होता है, माघ मेला होता है, तो उसमें मंत्री के तौर पर, उसमें सांसद के तौर पर, उसमें विधायक के तौर पर या उसमें किसी अधिकारी के तौर पर कोई मुसलमान होगा तो हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? सदन के भीतर इस तरह की विभाजनकारी बात कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। और मैं तो इसलिए भी आश्चर्यचकित हूं कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय को इस सब पर संज्ञान लेना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एक तो एक्सपंज करना चाहिए, उनके खिलाफ कहना चाहिए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोबारा ऐसी कोई भी बात करेगा। क्यों? क्योंकि अभी शेख हसीना आकर हमारे यहां बैठी हुई, जान बचाकर भाग कर आई हो, और आप इस तरह सदन में सुन रहे हैं। मुझे तो ये बहुत गंभीरता से लगता है कि गृह मंत्रालय को और सदन का चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अध्यक्ष जी, उनको ये प्रोटोकॉल, ये संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और देवेंद्र से आप समझ लीजिए कि इस बिल में आखिर क्या है, हंगामा किन बातों पर हो रहा है। देवेंद्र। और सर, जैसा कि शुरू में आपने कहा था कि इस मसले को लेकर राजनीति ज़्यादा है, बशर्ते बनिस्बत इसके कि उसके प्रावधानों पे चर्चा करेंगे। क्या ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है, क्या मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में नहीं होना चाहिए, क्या बाकी जो मुसलमानों के अंदर जो दूसरे माइनॉरिटी हैं, जैसे बोहरा कम्युनिटी की बात कर लें, क्या उनको इसमें नहीं होना चाहिए, क्या इतनी बड़ी संपत्ति अगर है, जैसे रेलवे और डिफेंस के बाद अगर देखें तो रेवेन्यू के मामले में तीसरा इसके ये सोर्स होना चाहिए, जबकि रेवेन्यू कितना आता है 200 करोड़ रुपए भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से रेगुलाइज करने के लिए कोई बिल लेकर आया जा रहा है, तो उस बिल के प्रावधानों के आधार पर विरोध करने के बजाय उस बिल को पेश नहीं किया जाए, उस बिल को पास नहीं किया जाए। पहले नोटिस दिया गया था कि पेश ही ना किया जाए, मतलब इंट्रोड्यूस ना किया गया। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं कि आखिर कैबिनेट ने किस बिल को पास किया। चर्चा करने के बाद समझ में आएगा ना कि हाँ उसमें कौन से प्रावधान थे, क्या थे, लेकिन पहले से माहौल बना दिया गया था। कल रात में सभी सांसदों को बिल की कॉपी दी गई, उसके बाद आज सुबह से ये माहौल था कि आप बिल पेश नहीं होना चाहिए। तो इसे समझा जा सकता है कि इस मसले को लेकर राजनीति किस कदर है। दूसरी तरफ सरकार को भी सौरभ इस बात का एहसास है, जो सोर्सेज हैं उसके द्वारा में ये जानकारी दे दी गई थी कि आज बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद सभी को बोलने का मौका मिल सकता है। कल संभव है कि इसको कमेटी के तहत भेज दिया जाए। मतलब सरकार को भी अंदाज़ा है कि बहुत आनन फानन में इस बिल को पास नहीं कराया जा सकता। सरकार की एक चिंता ये भी रहेगी सौरभ, और वो चिंता है कि जो आपके एलाइज हैं वो भी ऑन बोर्ड रहें। जैसे जेडीयू, दबे जुबान में वो जेडीयू के नेता इस बात को कहते हैं कि बेहतर होगा कि पहले इसको कमेटी को भेज दिया जाए। हालांकि जिस कैबिनेट ने पास किया था उसमें देवेंद्र, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं इस वक्त। आपने क्योंकि सहयोगियों की बात की तो ललन सिंह जेडीयू से वही बोल रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं। सपोर्टिंग, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे
मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर है वाह। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government because... अब आपने ललन सिंह को सुना, जेडीयू के सहयोगी अभी देवेंद्र बोल रहे थे कि भाई सरकार को सहयोगियों का भी ख्याल रखा। देवेंद्र, लेकिन ललन सिंह ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं। इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है आप बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ है? तो ये तस्वीर मत पेश कीजिए कि मुसलमान विरोधी है ये कानून। बिल्कुल सौरभ, और इससे पहले कैबिनेट में भी जब ये प्रस्ताव आया था, क्योंकि ललन सिंह कैबिनेट के सहयोगी हैं, तो वहाँ भी उन्होंने जोरदार तरीके से इस बात को कहा था। लेकिन जो जेडीयू पार्टी के तौर पे जो जेडीयू की राय है वो ये है कि इसको इसी सत्र में पास कराने के बजाय बेहतर हुआ कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए और उसके बाद अगले सेशन में पास कराया जाए। और कल संभव है कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाएगा। सरकार भी बहुत आनंद फानन में पास कराना नहीं चाहती, लेकिन सरकार ने यानी कि बीजेपी ने एक तरह से आप कहें कि जेडीयू को इस बात को समझा लिया है कि इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लेकर आया जाए। और उसमें जितना आप देखें कि विसंगतियां पिछले 15-20 उदाहरण उठाकर अगर आप देखें, जैसे हरियाणा में एक पूरे के पूरे गाँव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है। राजस्थान का उदाहरण देखें, तमिलनाडु का उदाहरण उठाकर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपकी विसंगति नजर आएगी। और उसमें समझ में आएगा कि किसी भी तार्किक व्यक्ति को कि वक्त के कानून में संशोधन की ज़रूरत है, उस मकसद से लाया गया है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आज जब ये सभी सांसद बोल लेंगे और संभव है कि कल इस बिल को या आज ही उसको कमेटी की तरफ भेजने का रेफर किया जाए, इस सत्र में पास कराने की सरकार की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। तो मतलब ये बिल अभी लोकसभा की दहलीज भी पार नहीं करेगा? इस सत्र में नहीं करेगा, ऐसा तमाम सोर्सेज के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिली है कि इसी सत्र में इस बिल को वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल को पास करा लिया जाए, ऐसी मंशा नहीं है। संभव है कि इसको कमेटी को भेजा जाए। उसमें सहयोगी दलों की भी ये राय थी कि पहले इसको कमेटी में भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी बहुत शुक्रिया देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। किरण रिजिजू बोल रहे हैं इस वक्त। संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए। ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूं, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सही बताता हूं। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने। सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने 1 मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सुले।
Sir, the only concern is this should not be a pattern because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I'm raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. अब देखिए, जो बात सुप्रिया सुले कह रही है इसी पर बात कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं इस बिल के प्रावधान क्या है। जो बात कलेक्टर को लेकर की हुई, भाई वक्फ क्या करता था, वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड क्या करते थे कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। क्यों एतराज है जो अभी तक वक्फ का सिलसिला चला रहा था उस पर? वक्फ ने कह दिया, मतलब वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये संपत्ति मेरी है, तो आप बताते रहिए, दुनिया को समझाते रहिए नहीं साहब ये मेरी निजी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। जिम्मेदारी किस पर है? उस व्यक्ति पर जिसकी जमीन क्लेम कर रहा है। वक्फ कौन, इसका फैसला कौन कर रहा है? वक्फ फैसला कर रहा है। अब इस बिल के जरिए कर दिया कि ऐसी किसी भी सूरत में कलेक्टर जाकर के सर्वे करेगा कि जिस बिल्डिंग पर वक्फ अपना दावा कर रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन सी वो जो भी वो जमीन है या प्लॉट है या इमारत है, जो भी व्हाटएवर प्रॉपर्टी, वो वक्फ की बनती है कि नहीं बनती है। पहले ये क्लेम भी वक्फ करता था, फैसला भी वक्फ करता था। अब ये फैसला कलेक्टर करेगा। इस पर सुप्रिया सुले को भी एतराज है। इसी पर एतराज था समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद, उनको इस पर एतराज था कि कोई और आदमी कैसे फैसला करेगा, मेरे धर्म का मामला। धर्म का मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। सीधे सीधे सरल शब्दों में समझिए, मामला जमीन का है, मिल्कियत का है, पैसे का है। और इस बार मोदी सरकार वहां चोट कर रही है जहां पर दर्द ज्यादा होगा। इससे पहले तो वो मुद्दे जो थे वो ज्यादातर आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे, सीए एनआरसी। यहां मुद्दा सीधे सीधे वो जो एक क्लब बना हुआ है वही क्लब ड्राइव करता है, सारी मुस्लिम आबादी को ड्राइव करने की कोशिश करता है, उनकी साइकी को। वही फतवे जारी करता है, वही बताता है आपको जीवन कैसे जीना है, वही आप बताता है आपको वोट किसको करना है। और वही बैठा हुआ है इस वक्फ के अंदर भी। कोई क्लेम कर सकता है कि वक्फ के अंदर आम मुसलमान को जगह मिलती है? ये चर्चा यहां पर पहले भी हो चुकी है। और क्या संशोधन इसके अंदर किए जा रहे हैं? पहले तो नाम बदल दिया जा रहा है, इसका वक्फ का जो है नाम बदल दिया जा रहा है। फिर अब जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड होंगे उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी होंगे, इसका भी एतराज किया गया। यह एतराज किया रामपुर वाले सांसद सपा ने कि भाई अयोध्या के मंदिर के ट्रस्ट के अंदर क्या कोई मुसलमान हो सकता है? बात सही है। उसका जवाब लल्लन सिंह ने दिया कि मंदिर में और संस्था में फर्क कीजिए। आप राम मंदिर की तुलना वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल से नहीं कर सकते, संस्था है। संस्था के अंदर नॉन मुस्लिम क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करता, वो तो कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेता है। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने सुना, एक जज थे, उनका वो वीडियो वायरल हुआ है क्योंकि आजकल कोर्ट की कार्रवाई वीडियोग्राफी के जरिए सार्वजनिक की जाती है। हाई कोर्ट के जज ने कहा अच्छा ऐसा करो ना, तुम ताजमहल भी ले लो, तुम लाल किला भी ले लो, तुम एक काम करो सारी हिंदुस्तान की जमीन वक्फ को दे दो, तुम्हारा घर दे दें वक्फ को। जज बोल रहे हैं, तुम्हारे वकील से जो वक्फ की तरफ से खड़े थे, तुम्हारा जमीन तुम्हारा घर दे दें वक्फ को। क्यों कहना पड़ा उनको ये? क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड एक साइट को क्लेम कर रहा था। उस पर जज को ये कहना पड़ा, क्या तमाशा है ये? कहीं भी कभी भी खड़े होकर वक्फ की तरफ से कह दिया जाता है कि हमारी हो गई। ऐतराज इस बात पर है। अवधेश जी, तमाशा देख लिया आपने, शुरू कर लिया। और ये तमाशा जो रामपुर वालों ने, सांसद ने कहा ना सड़क पर उतर आएंगे, वहां तक ले जाने की तैयारी है। तो रामपुर का मामला पूरे देश ने देखा है कि रामपुर में कैसे वक्फ की सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज को किसने कब्जा किया था। यही तो स्थिति है इस देश में। देखिए, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि इस देश में सेकुलरिज्म का नाम पार्टियों ने लिया, लेकिन वो एक्ट में, वो प्रैक्टिकल में एंटी सेकुलर काम किया। भारतीय जनता पार्टी को, मुझे बहुत विडंबना है ये कि भारतीय जनता पार्टी को एंटी सेकुलर कहा गया, लेकिन स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर को वापस लाने का काम बीजेपी ने किया है। क्या तीन तलाक के विरुद्ध, जो एक साथ 3 तलाक के विरुद्ध, क्या सेकुलर विरोधी कानून था? इस्लाम विरोधी कानून था क्या? जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाहबानो के मामले में, क्या वो एंटी सेकुलर फैसला था? तो क्या हो रहा है इसमें? वक्फ का जो कानून था, आज फिर इसको दोहराना आवश्यक है कि 1954 में बना, पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इसके पीछे किसी भी मुसलमान के किसी भी प्रकार की भलाई या परोपकार का भाव नहीं था। पहले अंग्रेजों ने लाया अपने हित से, उसके बाद 1954 में लाया गया, लेकिन इसका जो रूप दिया गया है वो 1964 में दिया गया, जब कांग्रेस क्राइसिस में आ गई थी। 1962 का युद्ध भारत हार चुका था, देश में विपक्षी पार्टियां खड़ा हुई थी और राष्ट्रवाद का एक नया भाव था, तो वो चुनाव जीतने की दृष्टि से इसको लाया गया। जब नरसिंह राव क्राइसिस में आए 1995 में, यह जानना देश के मुसलमानों को भी जरूरी है,
जब अर्जुन सिंह ने 1994 में पार्टी को सेकुलरिज्म के नाम पर बांट दिया बाबरी विध्वंस के बाद, और नरसिंह राव पर एक दबाव था उनको प्रदर्शित करने का कि मैं एंटी सेकुलर नहीं हूं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, उसमें यह कानून जो हमारे संविधान के मानकों के विपरीत है कि किसी भी संस्था को इतना अधिकार कि संविधान के परे जाके काम करे आप नहीं दे सकते हैं। और जब 2013 में फिर इसमें जब अंतिम संशोधन हुआ है, इसको और सशक्त किया गया, तो राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार रही थी, स्थिति बहुत खराब थी, तो जाने के पहले संशोधन करके बनाया गया। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि अगर आप समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे न इस्लाम के सेवा का भाव था, न मुसलमानों के किसी परोपकार का भाव था, न कल्याण का भाव था। एक लाइन और बोल देता सर, एक लाइन में आपको और बोलने के लिए कह रहा हूं कि ये समझा दीजिए ना व्यूअर्स को क्यों लाई मोदी सरकार ये बिल अभी, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ने कहा कि आप भी चुनाव जीतने के लिए लाए हो, हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव है। नहीं, ये कह सकते हैं। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य अगर चुनाव जीतना है, मैं तो देश से पूछता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि 3 तलाक, एक साथ 3 तलाक विरोधी कानून से भारतीय जनता पार्टी को क्या पॉलिटिकल लाभ हो सकता था? कौन उसको इसके आधार पर वोट दे सकता था? आज जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी में जो कानूनी दृष्टि से वक्फ के पास रहे, गैर कानूनी हट जाए, कानूनी दृष्टि से उसका सत्यापन हो, इससे बीजेपी को कितना वोट मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल तो यह है कि इससे क्या बीजेपी को वोट मिलना है? क्या हर चीज वोट के आधार पर होगा? किसी भी संस्थान को आप इतना बड़ा अधिकार दे देंगे कि एक मजहबी लैंडलॉर्ड की तरह एक असीमित अधिकार है, तो सरकार का काम होता है। इस पर जितनी शिकायतें हैं, 75 मुस्लिम संस्थाओं ने इसमें चेंज की मांग की है। 75 मुस्लिम संस्थाओं ने चेंज की मांगी है, अलग अलग सियाओं के संगठन ने, दूसरे संगठनों ने आके किया है, मुसलमानों के अंदर महिला संगठनों ने किया है, और देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उन सबको अगर का समाधान करना है, और कुछ लोगों के जमींदारी वर्चस्व को जो आप एक बार बार बोल रहे थे, अगर तोड़ना है, उसमें इक्वलिटी लाना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाना है, और सेकुलरिज्म को 2 बातें बस व्यवहार में लाना है, तो इसका 2 बातें केवल। और ये फैक्ट के तौर पर ये बोर्ड बना, शिया बोर्ड अलग, शियाओं का अलग मामला है, सुन्नियों का अलग मामला है केवल। लेकिन 2 ही धड़े नहीं है इस्लाम में ना, भारत में तो शायद सारे कितने 71 फिरके होते हैं, सभी सारे के सारे प्रैक्टिस में है। तो इसके अंदर बोहरा हैं और जितनी कम्युनिटीज हैं उनको शामिल किया जाएगा नहीं, उनको वो शायद उनके अलग बोर्ड बनेंगे। मतलब उनको आपने इख्तियार दिया है, उनको आपने ताकत दी कि आप अपना खुद रेगुलेट कीजिए, इसमें अगर आपको नहीं करना है तो। दूसरा, ये जो रेवेन्यू आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक दिन, रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ, यानी सबसे बड़ा लैंड बैंक रेल और सेना के बाद इनके पास है। रेवेन्यू कितना आता है पूरे साल में? देवेंद्र ही बता रहे थे, मात्र 200 करोड़। हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर रेवेन्यू जनरेट करता है 200 करोड़, और वो भी किस काम में खर्च होता है ये कोई मालूम नहीं। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस बिल के अंदर खास तौर पर प्रावधान किया गया है कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या जो विडो हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई है, और जो बच्चे अनाथ हैं, उस पैसे का इस्तेमाल उनके लिए कीजिए। ये बिल के अंदर प्रोविजन किया गया है। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं, इससे कौन सा वोट बीजेपी को मिलने वाला है? मुस्लिम वोट कितना मिला 2024 के इलेक्शन में? तो जो हो रहा है वो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। विजय जी, नहीं, 2 बातें इस बिल को देखकर पहले समझनी चाहिए। एक तो वक्फ बोर्ड को, जो आपने बहुत ठीक से कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस इशू नहीं है, वो प्रॉपर्टी इशू है, संस्थागत इशू है, समझे? तो इसको बार बार इस्लाम के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के बहाने प्रॉपर्टी को किस तरह से इकट्ठा किया जाए और कैसे उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसका एक मसला है। तो इसलिए ये कहना कि राम अयोध्या के मंदिर से ट्रस्ट की बात है कि नहीं है, ये बात भी ठीक है कि जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उनमें नॉन हिंदूज को नहीं रखती सरकार, उसके कानून में भी है। जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है या अयोध्या का तीर्थ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट सिर्फ मंदिरों को देख रहे। और वक्फ कलेक्टर अगर होता है मुसलमान तो होता है, वो तो ऑफिसर की तो, लेकिन आपने मैंडेटरी कर दिया ना कि इसमें नॉन मुस्लिम होंगे। हाँ, वो बात तो ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड को पहले तो ये समझना चाहिए कि वो उसको रिलीजियस तरीके से मत देखिए, उसको प्रॉपर्टी के तरीके से देखिए कि एक प्रॉपर्टी रेगुलेट करने वाली संस्था है जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर रही है। और उसमें काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं, बड़े लंबे बात है। प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया कि 8 लाख से ज़्यादा, करीब 9 लाख प्रॉपर्टीज है जिन पर सारे इशूज बन रहे हैं। बड़े बड़े वक्फ बोर्ड जो है, खासतौर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के पास बहुत प्रॉपर्टी है।
मैं देख रहा था कि करीब 150 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वो सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह से चल रहे हैं। एग्जैक्टली कि वो, और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का कब्जा किन लोगों ने कर रखा है। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो इसे नहीं छोड़ना चाहते मजहब के नाम पर, और वो लोग हैं, वो जो पावरफुल लोग हैं सोसाइटी के। यदि महिलाओं के लिए पैसा दिया जा रहा है या ये सब काम किया जा रहा है तो उसमें कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो देवेंद्र ने भी कहा और मुझे भी लगता है कि इस बिल को भी, क्योंकि ये बड़ी कम्युनिटी के साथ रिलेट करता है, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट को भेजना चाहिए ताकि उसमें और विस्तार से चर्चा हो जाए। इसमें कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस सरकार पर आप ये इल्जाम लगाते थे, बुलडोज करती है बिल को। वो उसकी 2013 में जब बिल संशोधन हुआ, उसके बाद 2024 आ गया, तो 10 साल अगर ये बिल नहीं बदला, ये कानून नहीं बदला, तो 10 महीने में भी कोई वो आग नहीं लगेगी। तो वो स्थायी समिति के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा, तो उससे सारे जो इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मुझे लगता है सरकार भी उसमें लोगों को समझाने में तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका एतराज है विपक्ष का, वो जेन्युइन भी हो सकता है। वो जेन्युइन है, वो पार्लियामेंट उसका फोरम है ना, इसीलिए तो है। और लेकिन आप वो करने की बजाय ये कहें कि हम तो साहब सड़क पर उतरेंगे, नहीं, वो तो नहीं होना। और वो उस दिन हो जिस दिन मान लीजिए जबरदस्ती ये बिल पास कर दे सरकार। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, ऐसा नहीं है कि सड़क पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार यदि इस बिल को जबरदस्ती पास कर देती कि आज बिल रखा और आज के आज इसको पास कर दिया बिना चर्चा के, तो आप कहते हैं हम सड़क पर जाएंगे, सड़क पर निकल जाएंगे। दूसरी बात, इसका पॉलिटिकल एंगल भी देखिए कि ये बिल जो सरकार 10 साल में किसी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेज रही, वो आज क्यों भेज रही? बताइए। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष के मुजीबुल्लाह साहब के दबाव नहीं है, वो दबाव जेडीयू और टीडीपी का है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अपने, ये भी अच्छी बात है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है। और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार, भाई लल्लन सिंह जो बोल रहे हैं वो हाउस में तो यही बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है। यदि वो विरोध करेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप छोड़ दो सरकार। तो हर वो चीज है जो विपक्ष चाहता था। तो तुम्हारे ऊपर एक डंडा भी रहना चाहिए। विजय जी, एक बार मैं समीर जी के पास, एक लाइन, ये जो जिस ढंग से ललन सिंह ने पक्ष रखा है, आपको लगता है कि उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश है? अगर समर्थन में नहीं होगा, देखिए भाषा देखनी पड़ती है। जो आदमी खड़ा होकर कांग्रेस को फाइट कर रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, अगर किसी संस्था में पारदर्शिता नहीं है तो उसको बनानी पड़ेगी। अब मस्जिद की बात अलग है, या व्यक्ति की बनाई हुई संस्था है। मेरी जानकारी में अभी तक टीडीपी या जनता दल यू ने अभी तक जो मेरी जानकारी है इसको नहीं कहा है कि हम इस। सर देखिए, वो देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने उन्होंने काफी क्लियर कर दिया था इस बात को, जो विजय जी कह रहे हैं कि हाउस में तो आप सरकार के साथ ही दिखोगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने पहले ये बात कह दी हो कि भाई आप इसको चर्चा के तहत लाइएगा, या आप इसको जो है कमेटी को भेजिए, उसके बाद कराइए जो कराएगा, हम आपके साथ हैं। समीर जी, हंगामा क्यों है फिर? देखिए, विपक्ष तो हंगामा करेगा ना। विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? कांग्रेस का खुलकर विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया। समाजवादी की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमान जनता सड़कों पर उतर जाएगी। टीएमसी इसका विरोध कर रही है कि संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह विरोध इसलिए हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं में, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इनका और मुस्लिम नेताओं का एक गठबंधन है। वो गठबंधन क्या है? वोट जिहाद बनाम लैंड जिहाद। आप हमें लैंड दीजिए, हम आपको वोट देंगे। तो कांग्रेस का तो इंस्टेंट था कि भाई आप हमसे सरकारी जमीन लेते रहो वक्फ बोर्ड के नाम पर, और आप हमें मुसलमानों का वोट देते रहो। तो ये लैंड जिहाद बनाम वोट जिहाद का मामला है जो विपक्ष के नेता को जो तकलीफ हो रही है। और देखिए, अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि 2015 के करीब एक स्टोरी भी थी, मैगजीन ने बहुत बढ़िया स्टोरी भी थी, कि जो कांग्रेस वक्फ बोर्ड लेकर आई थी 2013 के अंदर संशोधन किया था, उसको बहुत मजबूत किया। तो कांग्रेस ने इतना वक्फ ट्रिब्यूनल को इतना मजबूत क्यों किया, वक्फ ट्रस्ट को इतना मजबूत क्यों किया? उसमें आ रहा था कि जो बड़े लोग इसके अंदर शामिल है, जिसमें ओबीसी का जिक्र था, तमाम मुस्लिम नेताओं का था, ये जो वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, इनकी सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रस्ट वक्फ की लैंड के ऊपर है। सबके होटल बने हुए, किसी का फार्म हाउस बना हुआ है, कोई जिस घर में रह रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कि कई ऐसी संपत्ति मुसलमानों की जिसका वक्फनामा नहीं हुआ है, मतलब वो वक्फ को दी नहीं गई थी, लेकिन वो इन नेताओं ने ले ली, अपना कब्जा कर लिया। इस पर क्यों नहीं बोलते ऑपोजिशन के लोग कि भाई वक्फ की संपत्तियों पर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं? अब डर ये है कि अब जांच होगी, अब जब जांच होगी तो ये सारी संपत्ति वापस होने वाली है।
ओबीसी को डर इसी बात का है, रामपुर के जो सांसद हैं उनको डर इसी बात का है कि जो प्रभावशाली और मुस्लिम कम्युनिटी के जो ठेकेदारी करते हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके अपने व्यावसायिक साम्राज्य, अपने घर, अपने फार्म हाउस बना के रखे हैं, और कई लोगों ने अपने रेजिडेंशियल और अय्याशी के अड्डे बना के रखे हैं, वो सब जमीन अब सब सरकार जांच करेगी तो पता पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन थी नहीं, इस जमीन पर इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है। और जिस उद्देश्य इसको जमीन का देना था, वहां अस्पताल और स्कूल की जगह इनके फार्म हाउस चल रहे हैं। देखिए, आप इस वक्त देश की सियासत में जो हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा और मतलब ये तो हुआ एक एक अलग अलग बिंदु की बात हो गई, थोड़ा और ब्रॉडली देखिए, जिसको आप ईगल्स आई व्यू कहते हैं, तो कोशिश क्या है इसको मैं आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताता हूं। एक की चर्चा हम कर रहे हैं, 2 की भी करेंगे। एक खबर हो गई वक्फ बोर्ड पर बिल, दूसरी खबर बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के हमारे नेताओं की बयानबाजी, और तीसरी खबर है विनेश फोगाट का मेडल ना ला पाना। इन तीनों में आप देखिए प्रयास किया है, बारीक बातें छोड़िएगा, प्रयास क्या है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, धर्म में दखलंदाजी। बिल के अंदर क्या है इसकी परवाह मत करो, माहौल ये मुसलमानों के खिलाफ है, सांसद कह रहा सड़क पे उतर जाओ। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारे देश के नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं वहां जो हुआ वो सारा माहौल यहां बना हुआ है। वहां भी बेरोजगारी थी, यहां भी बेरोजगारी है। वहां पे इकोनॉमी तो चल रही थी, वहीं बढ़िया, यहां भी ठीक चल रही है, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। लोग सड़कों पर इसी तरह यहां पर भी आ सकते हैं। वहां पर भी लोगों को चुनाव पर भरोसा नहीं रह गया था, यहां पर भी देश में चुनाव पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए वहां पर जो हुआ वो यहां पर हो सकता है। मोदी जी सावधान। भगवंत मान, मोदी जी अभी इंडियन एयरबेस में है ना, शेख हसीना, जाके पूछ लेना उनसे। और मैं शेख हसीना जी से कहता हूं 2 बातें बता देना मोदी जी को, मैं कोट कर रहा हूं भगवंत मान को। शेख हसीना जी 2 बातें बता देना, या तो ये बता देना भागना कैसे है जब जनता आ जाएगी, घर में घुस जाएगी उनके, या फिर ये बता देना कि ऐसे काम ना करें, कौन से काम ना करें कि ये हालत ना हो। ये भगवंत मान। सलमान खुर्शीद हो तो जाए यहां भी जो बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, यहां ऐसी खबरें जो है तेजी से फैलती नहीं है। सज्जन वर्मा, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता, इसी तरीके से मोदी के घर में घुसेगी जनता। क्या है ये? वक्फ बोर्ड में जनता सड़कों पर, बांग्लादेश में फिर वही जनता सड़कों पर आएगी, मोदी के घर में घुसेगी, देश की पार्लियामेंट में घुसेगी, विनेश फोगाट पर आ जाएगी। मोदी ने हरवा दिया, साजिश हो गई विनेश फोगाट के साथ। विनेश फोगाट के चाचा, कुश्ती में इससे बड़ा नाम नहीं है भारत में महावीर फोगाट से ज्यादा, वो चाचा लगते हैं, सगे। महावीर फोगाट कह रहे हैं कि कोच भी रहे हैं। हाँ, महावीर फोगाट कह रहे हैं कि भाई जो लोग ये नेता बोल रहे हैं कि साजिश हो गई, उनको पता ही नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ है। फैमिली मेंबर कह रहा है, इनिशियल कोच है, वो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बाकी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? मोदी ने हरवा दिया, मेडल देश का था, विनेश फोगाट का नहीं। मोदी, ये भाषा चल रही है। क्या कर दिया इसमें सरकार कैसे हरवा सकती है उसको? और डिटेल में जाऊंगा जब हम बात करेंगे। तीनों के अंदर, तीनों खबरों में एक कॉमन थ्रेड है, सरकार पे अविश्वास पैदा करो। आप सरकार के खिलाफ लड़ो ना, लेकिन कोई मुद्दा तो हो। और आप उसके बाद हवा यह बनाना चाहते हो कि जनता इतनी आक्रोश में है, मोदी पहुंच तो गया सत्ता में तीसरी बार, लेकिन जनता उसके साथ नहीं है, ये वोट भी फर्जी पड़ा है और जनता सड़कों पर निकलेगी, बांग्लादेश जैसा हाल कर देगी। हर बात पर ये कोशिश। अब असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। Here you asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of right to justice.
that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। Secretary level officers can be appointed as technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है. और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे. जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं. उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए. 1 सेकंड भी नहीं. श्री GM बाल योगी, नहीं, श्री GM हरीश बाल योगी. थैंक यू स्पीकर साहब. 1 मिनट को बात